Hello and welcome to Exam Study. My name is Yogesh Oda and today in this lecture we will discuss about the session 1 of motion straight line. This is the chapter 3rd of class 11th. So चलिए शुरू करते हैं. So the first of all the branch of physics in which we study about the motion of material or object is known as mechanics. Physics की वो branch जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के मोशन को लेकर स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं. तो मैकेनिक्स को अलग अलग ब्रांचेज में बांटा गया है. सबसे पहले इसी की ब्रांच आती है स्टैटिक्स. तो स्टैटिक्स क्या है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे स्टडी करते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पर होता है. नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक्स, जो इस चैप्टर का नाम है. इस काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर दो चैप्टर आते हैं हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ. तो अभी हम थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं. तो क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स. मतलब क्या कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के जो स्टडी करेंगे वो ये नहीं सोच के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, लाइक कि पर्सन हो, चाहे हमारे पास बस हो, चाहे हमारे पास कार हो, तीनों को हम एक ऑब्जेक्ट मान के, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हम सारी चीज़ें करेंगे. जैसे अपने 9th क्लास में भी करा है इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम चाहे पर्सन हो, चाहे कार हो, चाहे कोई बस हो, तीनों पे एक जैसी लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ सुना गया. डायनेमिक्स जो है वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अदर फैक्टर्स हैं, जो ये जो फैक्टर है नेचर ऑफ बॉडी, इसको भी हम कंसिडर करेंगे. जैसे आगे चल के आएगा आपके रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो वहाँ हमारे लिए मैटर करेगा कि फैन घूम रहा है या सिलेंडर है या डिस्क है. ओके, सो अब आता है ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर. तो मोशन को लेकर अलग चीज़ आती है. देखो सबसे पहले क्या आता है, रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? रेस्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब की जाती है जब ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग की चीज़ें, उसके आसपास की चीज़ें उसके रिस्पेक्ट में बदल ना रही हों. जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे से ये जो पीछे वाली दीवार है, जो वॉल है, वो एक सेम कांस्टेंट दूरी पर है हर समय. तो मैं किस में हूँ, रेस्ट पे हूँ. अब मान लीजिए जो डिस्टेंस है मेरी इस वॉल से वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में हो चुका है, मोशन में हो चुका है. तो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा, जब डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. एंड कब मोशन में होगा, व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. ओके, सो टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, नाम से पता चल रहा है. रेक्टिलिनियर मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच पार्टिकल और पॉइंट मास मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इसके अंदर हम पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं. अब इसके अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, बॉडी की. मतलब हम पूरे बॉडी को देखेंगे कि बॉडी कैसे चल रही है, उसको हम लेकर स्टडी करेंगे. तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. यहाँ हमने क्या माना था कि इतनी बड़ी कार थी और इतनी बड़ी कार को हमने एक पॉइंट मान लिया था काइनेमेटिक्स के अंदर या रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर. ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम कार के हर पार्ट को देखेंगे, ये कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, इसकी क्या स्पीड है, इसकी क्या स्पीड है, ये सब देखेंगे हम. तो इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट मास नहीं होता. ठीक है, such that all the constituent particle to move simultaneously along the parallel straight line. ठीक, सो ये जो है हमारे पास क्या है, ये है ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे मान लीजिए एक बॉडी जो है नीचे आ रही है, यदि मान लीजिए एक सिलेंडर जो है वो नीचे आ रहा है, तो ऐसे में इस पार्टिकल जब आप देखोगे तो ये पार्टिकल जा रहा है इस तरह, ये पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास को देखेंगे ये आगे की तरफ जा रहा है. तो ये जो बॉडी का मोशन है, सिलेंडर का मोशन है, ये मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. और इसे हम आगे जाके चैप्टर नंबर 7 के अंदर और अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. यूनिफॉर्म मोशन अभी आपको बता देता हूँ ओरली. यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसके अंदर स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है. ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है. और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि स्पीड जो है वो क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी. ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन और रोटेरी मोशन. सो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन वो है जिसके अंदर अगेन हम एक पॉइंट मास को स्टडी करेंगे, तब हम क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा. और रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन वो मोशन है जिसके अंदर पॉइंट मास नहीं होगा. पॉइंट मास की जगह क्या होगा, कोई बॉडी, पूरी बॉडी को हम स्टडी करेंगे. जैसे मान लीजिए कि ये एक डिस्क है जो इस एक्सिस के चारों ओर घूम रही है. तो मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट को देखा तो ये ऑब्जेक्ट या ये पार्टिकल इतना बड़ा चक्कर लगा रहा है. इसको देखा तो ये इतना बड़ा चक्कर लगा रहा है. इसको देखा तो इतना बड़ा चक्कर लगा रहा है. तो ये जो है मोशन, ये मोशन क्या होगा, रोटरी मोशन होगा, जिसे आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये होगा हमारे पास रोटरी मोशन. नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसे हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर. ठीक है, 14 और 15 के अंदर.
इसमें क्या होता है, जब एक बॉडी किसी पॉइंट के चारों ओर या किसी पॉइंट के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन करे, जैसे इस तरह से मोशन करे, जैसे कि होता है पेंडुलम मोशन। पेंडुलम मोशन जो है वो क्या है, हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने एक बॉल टांग दी इस तरह से और हमने इसको इधर करा, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये मोशन क्या है, ये मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बॉडी एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, या एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को बांध दिया, अब स्प्रिंग को खींच के थोड़ा सा छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ब्लॉक इस तरह से मोशन करेगा। इस मोशन को हम SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी आपके नाम नहीं है तो अभी हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक दूर किसी एक्सट्रीम तक जाएगा, ये एक्सट्रीम तक जाएगा यहाँ तक, और वापस से यहाँ किसी एक्सट्रीम तक जाएगा। और ये मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स टाइम के बाद एक चक्कर पूरा करके वापस इसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये इसने क्या है, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द बॉल क्लॉक। ये हमारे ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नाम देखिए यहाँ की, रेफरेंस क्या है। रेफरेंस मतलब जैसे देख ली, मान लीजिए मैं बोला कि 5 मीटर पर हूँ, मैं 5 मीटर पर बैठा हूँ। अब 5 मीटर कहाँ से मेजर किया गया, ये मायने रखता है हमारे पास कि 5 मीटर कहाँ से मेजर किया गया, तो हम कहेंगे ओरिजिन से मेजर किया गया। तो ये ओरिजिन से जो मेजर करा गया, तो ये ही हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और हम इसकी स्पेसिफाई पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, एक्सिस पर मानते हैं। सो ऐसे में जो हम 3 एक्सिस मानते हैं वो कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। एक्स किस तरफ होता है, जनरली इस तरफ होता है, वाई किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, जेड किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन होता है इनका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। सो इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और इसी के ऑब्जेक्ट में या इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, पोजीशन मेजर करते हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वर जो है हैज टू क्लॉक विद हिम एंड रिकॉर्ड द टाइम। अब स्पीड देखनी है तो स्पीड देखने क्या देखना पड़ेगा, हमें साथ साथ टाइम भी देखना पड़ेगा। तो हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी भी समय यदि हमें बतानी है तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है एक्स वाई जेड का, और ये एक्स वाई जेड का सिस्टम ही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम जैसे क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को लेकर मेजर किया जाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 तरह के, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल, जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अभी इस चैप्टर के अंदर तो आप इनके नाम ही याद रख लीजिए, बाकी चैप्टर 5 के अंदर हम और अच्छे से बात बताएंगे। बाकी आप इसको एक अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हम एक लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट के अंदर बैठ के हम एक ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, लिफ्ट अभी रुकी हुई है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब यदि मान लीजिए लिफ्ट जो है ऊपर चल रही है ए एक्सेलरेशन से या नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अब ये जो हमारा फ्रेम है, ये जो हमारी दुनिया है ये लिफ्ट के लिए, तो ये हमारा कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ हमारा एक कैसा फ्रेम है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अर्थ को इनर्शियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं तो मेरे को पता है इस दीवार के ऊपर भी या मेरे आसपास जितनी चीज़ें सभी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब अर्थ नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन फ्रेम क्यों है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा है। कैसे? सन के कारण लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अर्थ घूम रही है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी है। अब एक्सेलरेशन यदि है, इफ अर्थ इज इन एन एक्सेलरेशन, तो हम उसे 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड पे हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं सभी का ही एक्सेलरेशन होगा, तो सभी को ही हम रिलेटिवली 0 मान लेते हैं, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं। फिलहाल बाय द वे अर्थ कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, जिसका एक्सेलरेशन होता है। इनर्शियल फ्रेम क्या है, जिसका एक्सेलरेशन नहीं होता है। और हम इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, हम सारी चीज़ें नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही, इनर्शियल फ्रेम में ही पढ़ने वाले हैं। अब आता है हमारा मेन चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ है सिंपल से, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो क्या होती है, पाथ लेंथ। और इसी को ही हम पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से चला, ये गया मैं 1 कदम,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सो जब मैं सी पर था तो ए से लेके सी तक की मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 3 मीटर। जब मैं डी पर आ गया तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी थी? 4 मीटर थी। ये हर कोई 1 मीटर का है, ठीक है। ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है। फिर जब मैं ए पर वापस आ गया तो मेरी जो है ए से ए तक की दूरी कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। तो ये होता है हमारे पास पाथ लेंथ, चले गए पथ की लंबाई। बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर है, जिसे एग्जैक्टली ओडोमीटर कहा जाता है, वो हमारा क्या बताता है? ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस बताता है कि कितनी दूरी आप चल चुके हो अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आसान भाषा में देखा जाए तो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ये हमारा कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चले, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए, ठीक है। ए से डी तक आ गया मान लीजिए, तो अभी तक डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस भी 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 3 मीटर। तो ए से डी तक में हमारे पास डिस्टेंस भी 3 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर है। अब हम वापिस से यहाँ आ गए ई पर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है? ए से ई तक की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर, क्योंकि 1 वापिस आ चुका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी रह गई है? 2 रह गई है। फिर हम मान लीजिए वापिस से यहाँ आगे एफ पर आ गए, तो ए से एफ की बात की जाए तो डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कहानी। चलिए अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस। तो क्या होते हैं? देखिए, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है एक्चुअल पाथ लेंथ जो है इनिशियल टाइम में जो कवर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस किस के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्केलर और वेक्टर के ऊपर, इससे पहले का सेशन हमारा स्केलर वेक्टर के ऊपर ही था, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी समय नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों होता है? तो इसको हम प्रीवियस पेज पे समझते हैं। देखिए कैसे, तो सुने। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं यहाँ गया ए पर, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 1 मीटर। सपोज कीजिए यहाँ 1 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट भी है 1 मीटर। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ से टर्न हुआ और वापस से मुड़कर यहाँ आ गया, ई पर आ गया, ठीक है। तो ई पर या सी पर आ गए, जो मर्जी बोल लीजिए, ये भी 1 मीटर है। तो ऐसे में ए से या ओ से सी तक डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है -1 मीटर। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि पहले इस तरफ डिस्प्लेसमेंट था, अब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और कभी भी इससे छोटी नहीं हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस की कहानी है, ठीक है। ठीक है सर, तो डिस्टेंस जो है कभी भी छोटी जो है नहीं होती, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। और आप इसके लिए चाहे ये जो अपने एग्जाम्पल पढ़े, इन सभी एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस जो है नेगेटिव हो जाए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या उससे कम होगा। अच्छा, इक्वल कब होगा? सोचिए आप, इक्वल कब होगा? तो इक्वल होगा कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना मुड़े। जब तक ऑब्जेक्ट मुड़ेगा नहीं तब तक क्या होगा? इक्वल रहेगा। नेक्स्ट होता है कि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग वैल्यूज रख सकती है, डिपेंड्स ऑन द पाथ, कि किस तरह का पाथ चला गया है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिक वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मान लीजिए मैं अलग अलग रास्ते से इस तरह से जा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये अलग अलग हो सकता है डिस्टेंस। लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो ये तो फिक्स है, शॉर्टेस्ट और इनफिनिट। मतलब यहाँ से मेरे को ए से डी तक, मैं ए से डी तक सीधा भी जा सकता हूँ, ए से डी तक मैं यूँ मुड़ के भी जा सकता हूँ, ए से डी तक मैं यूँ भी जा सकता हूँ, ऐसे भी तो जा सकता हूँ ए से डी तक। तो हर बार ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है और ये येलो वाली डिस्टेंस अलग है।
तो हर बार डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार कितना है, हर बार डिस्प्लेसमेंट कितना है, हर बार डिस्प्लेसमेंट एक ही है, फिक्स ये कितना AD है। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्टेंस जो है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन वैल्यू टेल्स द टाइप ऑफ पाथ। मतलब हमें ये डिस्टेंस ये बताता है कि किस तरह से रास्ता चला गया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें पाथ के बारे में नहीं बताता। ठीक, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। एक डिफरेंस आपको मैं और भी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए क्या है वो डिफरेंस। तो वो डिफरेंस है हमारे पास कि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव समय के साथ कम नहीं होती। ओके, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस समय के साथ कभी भी कम नहीं हो सकती है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विद टाइम। सो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम बट डिस्प्लेसमेंट कैन, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। और इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ तो था 4 5 2 3 1। आगे आने वाले समय में फिर से हम एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस है समय के साथ कभी कम नहीं हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, एक और हमारे पास यदि बात की जाए कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इस बात को आप याद रखें, कभी कभार डायरेक्टली आपसे ये MCQ में पूछ लिया जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन। अब आइए कोई एक दो न्यूमेरिकल करते हैं छोटे मोटे। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन मूविंग फ्रॉम A to B अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R इज 100 मीटर। A से B जब हम गए यूं तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हुआ। सो हमसे पूछी गई है डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करें, आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है, A से B की डिस्टेंस हमें निकालनी है, A से B की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है A से B के बीच में 2R। देखिए ये कितना होगा, R होगा, ये भी कितना होगा, R होगा। तो A से B के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2R है। और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन मूविंग फ्रॉम A to B ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R इज 100 मीटर। तो 2R की वैल्यू हमें 100 मीटर दी गई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 मीटर। तो R कितना हो गया, R हो गया 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, यहाँ से ये जो चला है ये होगी डिस्टेंस। तो पाई कितना है हमारे पास 3.14 इंटू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा क्या, हमारे पास फाइनली इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस विल बी द आंसर। चलिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। अभी डिस्प्लेसमेंट पड़ा, अब आएगा हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड आप ये भी दे सकते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। जहां भी टाइम वर्ड आता है अपॉन में तो वहां रेट वर्ड यूज करते हैं। तो आप ये वर्ड भी दे सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो ये होता है हमारे पास। तो क्या है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टाइम टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस अपॉन द टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ध्यान रखें। ठीक है, ये हमें कोई डायरेक्शन के मोशन के बारे में, मतलब मोशन की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है। जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि स्केलर है, स्केलर के पास है तो ये सिर्फ क्या होगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और यदि ये मैग्नीट्यूड होगा, यदि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए क्या है, पाथ लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी। समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड तो होगी सीजीएस में, और मीटर पर सेकंड होगी, मीटर सेकंड इनवर्स होगी किसमें, एसआई में या एम के सिस्टम में होगी। और डायमेंशन क्या होगी, तो मीटर की डायमेंशन है L1
और टाइम की डायमेंशन है t-1, तो डायमेंशन होगी L1t-1। अब स्पीड के भी अलग अलग टाइप हैं। अब पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब आसान भाषा में सीधा लगातार चल रहा है बिना स्पीड को चेंज करे तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। वेरिएबल स्पीड क्या है? स्पीड चेंज करके चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल देखिए कि इफ़ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन A to B, स्पीड डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, 4 आवर करे और कवर 120 किलोमीटर कर रहा है 1 घंटे में, तो हर बार देखो हर बार कॉन्स्टेंट स्पीड है 20 किलोमीटर ही है, तो वो हो जाएगा हमारे पास कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब वेरिएबल क्या है कि 4 आवर चल रहा है लेकिन पहले A से B 1 आवर चला, कितने से? 15 मीटर पर सेकंड से या 15 किलोमीटर पर आवर से। B से C चला 1 आवर चला अगेन 20 किलोमीटर पर आवर से। फिर मान लो C से D 1 आवर और चला, फिर चला 40 किलोमीटर पर आवर से। तो ये क्या है? वेरिएबल स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? जब एक ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल स्पीड होती है तो ऐसे केस में हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो एक एग्जांपल दूँ कि मान लीजिए एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली चलती है, जयपुर से दिल्ली चली, ठीक है। अब मान लीजिए जयपुर से दिल्ली की जो डिस्टेंस है सपोज कीजिए 400 किलोमीटर है और ऐसे केस में इसको टाइम लगा कितना? 8 आवर। तो आपको ना बोला स्पीड निकालो, तो आपने स्पीड निकाल दी 400 अपॉन 8, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए क्या ट्रेन की स्पीड हर समय 50 रही होगी? नहीं, हर समय ट्रेन की स्पीड 50 नहीं रही होगी। ठीक है, तो हर समय ट्रेन की स्पीड 50 नहीं रही होगी, तो ऐसे में ये क्या है? ये कौन सी स्पीड है? ये जो आपने निकाली है ये ही क्या है? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड ये होती है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल होती है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब स्पीड निकालते हैं तो वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन चली 10 o'clock और यहाँ मान लीजिए 8 घंटे बाद, ये मतलब कि अराउंड 6 o'clock यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 10:02 पर इसकी स्पीड क्या थी, तो वो जो स्पीड है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आसान भाषा में जब आपने देखा उस समय जो स्पीड, जैसे कार का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर कौन सी स्पीड बताता है? ओडोमीटर डिफाइन, सोचिए आप जिस समय आप देख रहे हो वही स्पीड बताएगा। डिफाइन या टेल्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास होती है। ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं? इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला होता है डेल एस अपॉन डेल टी, जहाँ डेल टी क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है, डी एस अपॉन डी टी। अब ये कहाँ करा था हमने? तो बेसिक मैथमेटिक्स के सेशन नंबर 1 के अंदर है, बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के अंदर। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इससे पहले, इसे पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से देखना चाहिए एक बार। ठीक है, तो चलिए ये होता है हमारे पास डिस्टेंस। अब आता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? देखिए स्पीड में यहाँ क्या था? स्पीड में यहाँ था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में यहाँ क्या है? वेलोसिटी में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप ये भी दे सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब जब डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव क्या बताएगा? नेगेटिव डायरेक्शन को बताएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी बोली गई कि वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इधर चला गया, ठीक है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, वेलोसिटी क्या है? -5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड के बाद डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन नहीं होती तो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है सेंटीमीटर सेकेंड वर्स, सेम
CGS के अंदर, मीटर सेकंड इनवर्स MKS के अंदर, डायमेंशन L1t-1 सेम एज स्पीड। ये तीनों पूरी लाइन स्पीड की तरह ही कही जा सकती है। ठीक है, यदि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। जैसे मान लीजिए वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ना मुड़ा ना कुछ करा उसने, तो ये होता है हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए मुड़ रहा है, बदल रहा है स्पीड बार बार, तो हम कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट। देखो यूनिफॉर्म स्पीड थी तो वहां वर्ड आया इक्वल डिस्टेंस, है ना। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या वर्ड आया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक, ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा, जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर। जैसे मान लीजिए कि वही जो हमने स्पीड के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा था कि मान लीजिए 4 किलोमीटर चला, पहली बार डिस्प्लेसमेंट चला 20, अगले बार भी डिस्प्लेसमेंट चला 20, फिर वापस से चला 20, फिर वापस चला 20। एक बात ध्यान रखिए कि इंटरवल जो टाइम इंटरवल वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ठीक है अपने समझने के लिए कर सकते हैं कि हर 1 घंटे में स्पीड कितनी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, सेम वही जैसा हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है, तो किसी समय पर किसी विशेष टाइम पर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, और उसमें टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो ये होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ डेल्टी क्या है, टेंड्स टू 0 है। इस डेल्टी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखिए कि आप ये पाएंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी ही है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से चले 10 o'clock, ठीक है, और यहाँ 12 o'clock पहुँचे। सपोज कीजिए आपने कुछ भी डिस्टेंस कवर करी, सपोज कीजिए 50 किलोमीटर कवर करी। आपसे मैंने पूछा कि 10.01 10 से 10.01 के बीच स्पीड क्या थी, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं आपसे स्पीड पूछ रहा हूँ। ठीक है, 10 से 1 मिनट के बीच में स्पीड क्या थी, तो आपने बोला 1 मिनट के अंदर सर ने कितना चला, मान लेते हैं 2 मीटर चला, कितने मिनट के अंदर चला, 1 मिनट के अंदर चला, तो आपने बोला 2/1, मतलब इतने मीटर पर मिनट के अंदर निकाल रहा हूँ। ठीक, अब एक बच्चा बोला नहीं सर मैं और ज़्यादा प्रीशियस निकालूंगा, कैसे कि 10 से 10.0 मतलब ये कह लीजिए कि 50 सेकेंड, मतलब उसने तो आपने तो देखा 1 मिनट, उसने देखा 50 सेकेंड में अंदर सर कितना चले, तो 50 सेकेंड के अंदर मान लीजिए मैं चला 1.8, सॉरी मान लीजिए 2 मीटर चला है, जो भी चला, और टाइम कितना इस बार 50 सेकेंड है। एक ने बोला नहीं मैं 50 सेकेंड नहीं, मैं 30 सेकेंड के बीच में देखूंगा, हो सकता है उस 1 मिनट के बीच में सर कहीं रुक गए हो, तो मैं 50 बजाय 30 सेकेंड में देखूंगा। तो आप ये सोचिए ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, जो 30 सेकेंड के अंदर देख रहा है। तो ये जितना टाइम छोटा होगा, जितने छोटे टाइम में एवरेज वेलोसिटी देखी जाएगी, वो वेलोसिटी ही क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इसलिए लिखो डेल्टी टाइम्स टू 0, मतलब एक स्पीड मैंने देखी 10.01, मतलब 1 मिनट में 10:01 पे मैंने देखी, और अगली देखी 10:01 .00001, इतना। इन दोनों के डिफरेंस का कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.0001, इतना डिफरेंस। इतने छोटे अंतर के अंदर जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि टाइम को, डिफरेंस को बहुत छोटा कर दो, और उस समय जो एवरेज वेलोसिटी होगी, भाई एक निकाल रहा है 10.01 पे, एक निकाल रहा है 10.01.001 पे, तो लगभग वो वेलोसिटी एग्जैक्ट किस पे निकलने वाली है, 10.01 पे ही तो निकलने वाली है। तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का मतलब। अब एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाली, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बाकी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉरी एवरेज स्पीड हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। और एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज टाइम के बारे में चर्चा। चलिए तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज वेलोसिटी के। तो क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैक, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले एक पर्सन जो है वो 1 मिनट तक चलता है किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो ए से बी तक सपोज करें ये 1 मिनट तक चला, कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। देन इसके बाद क्या हुआ, देन इसके बाद पर्सन चेंज इट्स स्पीड एंड देन ए से बी से सी तक चला अगेन 1 मिनट के टाइम के लिए, और कितनी स्पीड से चला, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। ठीक है, सो आपको कहा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। और देखिए इस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चला है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी वो भी सेम होते हैं। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है। सो सबसे पहले देखिए कि हमें क्या निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं x1 एंड देन ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं x2। ठीक है, तो x1 क्या होगा, देखिए x1 होगा हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी, ध्यान दीजिए यहाँ ये स्पीड है सेकंड के अंदर और यहाँ ये मिनट है, मतलब मिनट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड बदलना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड तो स्पीड होगी और टाइम हो गया 60 सेकंड, तो आंसर कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी x1। नाउ x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन s इंटू टी, ये s1t था, ये s2t हो जाएगा। s2 कितना है, इस बार 3 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है, 60 है, तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। सो अब हमारे पास स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी जो कि दोनों सेम है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 180 अपॉन टोटल टाइम कितना, 2 मिनट। लेकिन इस मिनट को भी किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, और वैसे भी आप जानते हो तो हम सारी की सारी डिस्टेंस, सारी की सारी लेंथ, ये सारे मेजरमेंट जनरली किसमें करते हैं, एम केस में करते हैं। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो 60 प्लस 80, ठीक है, 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, और 2 मिनट मतलब कितना, 120 सेकंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था 2 मीटर पर सेकंड। ओके, आने वाले समय में हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो अभी तो ये हमारा इतना ही था, तो 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r, इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। कौन सा केस है, क्या है, देखिए तो हमारे पास ये है, हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो ये ए से चला, रेडियस r है, फिर ये बी पर आ गया, फिर ये सी पर आ गया, फिर ये डी पर आ गया। तो हमें क्या करना है, हर केस में ए से बी पर आया, जब बी से सी पर आया, सी से डी, तो मतलब हमें क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। कब, हालांकि इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है पर हम डिस्टेंस भी निकालेंगे। सो देखिए कैसे करना है इसे। तो आइए आंसर हम सबसे पहले निकालेंगे ए से बी के केस में। तो जब ये ए टू बी जाएगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस और यहाँ लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। जब ये ए से बी जाएगा तब डिस्टेंस कितनी चलेगा, देखिए तो ए से बी जाएगा तो ये इतनी डिस्टेंस चलेगा। तो कितनी डिस्टेंस है ये, 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी होती, 2 पाई आर होती, तो उसका 4th हिस्सा है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर बाय 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू आर ही दे रखी है,
अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक बार और सही करते हैं, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए जब यहाँ आएगा तो यहाँ से चला और ये यहाँ तक, ये ए से बी डायरेक्ट ग्रीन वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर अंडर रूट 2। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम करते हैं बात कौन से में, ए से सी के केस में। तो ए टू सी के केस में जब आप ए से सी के केस की बात करेंगे, जब यहाँ आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल था 2 पाई आर, उसका 50% चला है, आधा चक्कर चला है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर यहाँ तक है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बोले तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। जब ये डी पर आ जाएगा तब क्या होगा, जब ये डी पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब डिस्टेंस कितनी होगी, तो पूरा साइकिल था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का 75%, तो 3/4। देखिए ये 2 पाई आर का 1/4 मतलब 25%, यहाँ तक 50%, यहाँ तक 75%। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये अगेन आर अंडर रूट 2। पहले वाले और इस वाले में अंतर क्या है, पहले डायरेक्शन थी ए से बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इनिशियल से फाइनल। और इस बार डायरेक्शन कहाँ होगी, ए टू डी की तरफ होगी। जब ये वापिस से ए पर आ जाएगा, मतलब अपना पूरा साइकिल पूरा कर लिया, तो इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों, क्योंकि अपना एक साइकिल पूरा कर चुका है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओके, ओपी, इट मेक्स O to P in 18 seconds and return P to Q in 6 seconds, where OP is 360 km and OQ is 240 km. What is the average velocity and average speed from O to P, ठीक है, O से P के बीच है, and O to P and back to Q। मतलब देखिए क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, O से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ये O से P तक जाता है, तो सबसे पहले ये O से P तक गया, तो P तक गया, O से P तक गया, कितने सेकंड में गया, ये गया 18 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक O से P का जो टाइम है वो टाइम मान लेते हैं T1 है, और ये कितना है 18 सेकंड है। फिर इसके बाद O से P की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 360 मीटर। देन क्या हुआ, देन O से Q के बीच में 240 मीटर जो डिस्टेंस थी, मतलब ये वापिस से रिटर्न आ गया, ठीक है, P से Q से इन 6 सेकंड एंड रिटर्न P टू Q, P से Q वापिस आ गया, P से Q वापिस आ गया, ठीक है, कितने सेकंड में आ गया ये, तो ये आ गया O से P से Q, P से Q में टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा, और इस तरह से लगा कि जो OQ है वो है 240 मीटर। यदि ये 240 है तो ये कितना होगा, 360 में से 240 माइनस कर दीजिए, ये कितना होगा 120 मीटर होगा। और टाइम टोटल कितना है, टाइम है टोटल टाइम इज 18 + 6 मतलब कि 24 सेकेंड हमारे पास टाइम है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी O से P के बीच में, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो O से P के केस में, O से P के केस में जो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों बराबर है, क्योंकि मुड़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी पलटी नहीं मारी इसने। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो डिस्टेंस जो स्पीड है वो बराबर रहने वाली है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर रहने वाली है। तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चली है, डिस्टेंस चली है 360, टाइम कितना लगा है 24 सेकेंड, ठीक है, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 30 टाइम, और ये कितना कैंसिल होगा 12 से 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है एवरेज स्पीड O से P के बीच में। नेक्स्ट जब बात करेंगे O से Q के बीच बात, जब O से Q की बात करेंगे तो ऐसे में जो डिस्टेंस है वो अलग है। डिस्टेंस कितनी है 360 + 120 मतलब 480, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास
480 प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है 240, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है 240 है। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 240। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 240। तो ऐसे में हमें जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है 240, टाइम कितना है अगेन 24 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। और स्पीड कितनी आएगी, स्पीड को मैं यहाँ कर देते हैं, तो स्पीड कितनी आएगी, तो स्पीड आएगी डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन 24, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आएगी क्या, एवरेज स्पीड। तो ये होगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक मैन है वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड एंड इंस्टेंटली रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वी हैव टू टेल्स अस द स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है हमें कब, 0 से 30 मिनट के बीच में, 0 से 50 मिनट के बीच में और 0 से 40 मिनट के बीच में। तो इसके एक केस दो केस मैं करूँगा और तीसरे केस को आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 0 to 30 मिनट के केस के अंदर। सो क्वेश्चन का है क्या, पहले हम उसको बनाते हैं। तो एक मैन जो है वो चला यहाँ से ए से बी चला, तो ए से बी चला, वो अपने ऊपर बनाते हैं स्पेस ताकि फिर काम आ सके। ए से बी चला, वो ए से बी चला। ठीक है, कितनी दूर थी मार्केट, मार्केट थी 3 किलोमीटर दूर थी। ठीक, कितनी स्पीड से चला, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो ए से बी जाते समय इसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और उसने देखा मार्केट बंद है, वापिस से रिटर्न हो लिया। ठीक है, कितनी स्पीड से, तो बी से ए की स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर पर आवर थी। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है अलग अलग केसेस के अंदर। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए से बी तक जाने का समय क्या होगा, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6। ध्यान रखिए किलोमीटर में है, ये आर में है, तो लगेगा हाफ आवर मतलब 30 मिनट। तो इसका मतलब 30 मिनट के अंदर वो ए से बी पहुंचा था। तो मतलब ए से बी तक में जो समय लगा है वो कितना है, 30 मिनट का समय लगा है। अब यदि ये समय 30 मिनट का लगा है, यदि ये समय 30 मिनट का लगा है, तो देखिए क्या होगा, तो समय 30 मिनट का लगा, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है ना, ए से बी तक। ए से बी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होने वाली है। अब इसके लिए भी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिएगा ए से बी तक स्पीड चेंज हुई। भाई एवरेज वेलोसिटी कब यूज़ करते हैं, जब स्पीड चेंज हो रही हो। आप करोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन आपको एक अलग मेथड बता रहा हूँ कि जब स्पीड चेंज हुई, मान लो आप क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और सभी की एज 17 है, सभी की, तो जब मैं टोटल निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज भी क्या आने वाला है 17। मतलब ए से बी तक जाते समय ये कितने से जा रहा था, ये 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था ए से बी तक जाते समय। तो इसकी स्पीड चेंज हुई नहीं, तो इसलिए हमेशा स्पीड क्या रहने वाली, 6 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है। अब आगे बात करें 0 to 50 मिनट के बीच में, तो उसके लिए देखिए कि वापिस आने में कितना समय लगा। टाइम टू बी टू ए, बी से ए का कितना समय लगा। तो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास कितनी 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 9, तो 1/3 आवर मतलब 20 मिनट। तो देखिए 30 मिनट जाना और 20 मिनट वापस आना, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। मतलब कि वो यहाँ से चला, ओ से ए पर गया, फिर ए से चला बी पर गया, मार्केट बंद देखा और वापिस से यहाँ आ गया 50 मिनट्स के अंदर। तो 50 मिनट्स के अंदर इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 3 जाना 3 आना, कितनी है 6 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0, क्यों, क्योंकि वापिस आ गया।
तो ऐसे में एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 6, टाइम कितना है 50 मिनट। अब इस 50 मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा, आर में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन किसमें, किलोमीटर पर आर में है, इसलिए। तो ऐसे में 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 36/5, मतलब 7.2 आंसर हमारा आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। 0 से 40 मिनट का केस आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर भी आप अपने आप ही देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ स्पेशल केसेस है। तो स्पेशल केसेस क्या है देखिए, तो इसमें 3 स्पेशल केस हैं। तो देखिए पहला स्पेशल केस क्या है, पहला स्पेशल केस है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स n, मतलब कवर्स v टोटल डिस्टेंस इन n पार्ट with v1 v2 v3 एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि मान लीजिए a से b की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को मैं a से b को मुझे 10 पार्ट्स में मैंने कवर करा। फर्स्ट किलोमीटर में मैं चला 5 मीटर पर सेकंड से, सेकंड किलोमीटर के अंदर मतलब दूसरा किलोमीटर जब स्टार्ट हुआ तब मैं चला 15 से, नेक्स्ट में 20 से, नेक्स्ट में 25 से, इस तरह से अलग अलग वेलोसिटी से चला। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उसका फॉर्मूला निकाला जा रहा है। ठीक है, जनरली ये केस आता है दो वाले पार्ट्स में। तो हम एक बार हम 2 पार्ट्स में करते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, हाफ डिस्टेंस इतने से चली, हाफ इतने से चली, तो हम पहले इसका फॉर्मूला निकालते हैं और बाद में हम एन का फॉर्मूला निकाल देंगे। तो चलिए मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है x, तो हाफ किससे चली है, v1 से चली है, और बाकी हाफ किससे चली है, v2 से चली है। तो हाफ किससे चली है, x/2 किससे चली है, v1 से चली है, और x/2 किससे चली है, v2 से चली है। तो ऐसे में टाइम कितना लगा, a से c का टाइम कितना लगा, माना t1 लगा, और c से b का टाइम कितना लगा, माना t2 लगा। सो t1 कितना होगा, t1 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, x/2, स्पीड कितनी है, v1, तो कितना होगा x/2 v1। इसी तरह से t2 कितना आएगा, x/2 v2। देखिए डिस्टेंस कितनी है, x/2, अगली बार कितनी है, x/2। इस तरह से तो हमारे पास हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ एक चीज़ तो सेम है, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है, टोटल टाइम कितना है, t1 + t2, तो x अपॉन t1 कितना है बेटा, x अपॉन 2v1, t2 कितना है बेटा, x अपॉन 2v2। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, x/2 कॉमन आ जाएगा, x कट जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। n पार्ट्स में होता तो क्या होता, n/v बराबर 1/v1, 1/v2, 1/v3, 1/v4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। आप इस फॉर्मूले क्रॉस चेक करना चाहें तो n की वैल्यू 2 रख के n की वैल्यू 2 रखें और 1/v1 + v2 तक करें तो यही फॉर्मूला आपको वापस से मिल जाएगा। लेकिन ये कब है, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में चले, मतलब इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चले। नेक्स्ट आता है अगला केस, क्या, सेकंड केस, व्हेन इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल with speed या velocity you can say v1 v2 v3 and so on। मतलब क्या, जैसे मान लो टोटल जर्नी चली 10 आवर। इस बार पिछली बार क्या था, पिछली बार 10 क्या था, पिछली बार 10 किलोमीटर था और 1 किलोमीटर में था। इस बार 10 आवर है और 1 आवर के अंदर है। तो फर्स्ट आवर में 10 से, सेकंड आवर में 2 से थर्ड आवर में 5 से, इस तरह से अलग अलग चला। तो अगेन यहाँ भी मैं क्या मानता हूँ, एक बार को 2 मानता हूँ। तो a से c तक t टाइम लगा और c से b भी t टाइम लगा। टाइम क्या है, सेम।
इस बार हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया, एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। अगेन यहाँ क्या चीज़ सेम है, यहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, और जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों तो सेम है, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। माना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, और टोटल टाइम कितना लगा t प्लस t, ठीक है। अब x1 कितना होगा, सो देखिए x1 होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस पड़ी है कितनी x1, स्पीड कितनी चला v1, टाइम कितना लगा t, तो x1 आ जाएगा v1t और x2 आ जाएगा v2t। इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि हमारे बीच में कौन साइड में आना चाहिए था। तो x1 हो जाएगा v1t, x2 हो जाएगा v2t अपॉन 2t, t एंड t विल गेट कैंसिल, तो कितना आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ऐसे में यदि n केस होते तो n पार्ट में चलता तो फॉर nth केस या nth पार्ट, nth इक्वल इंटरवल, तो ऐसे में क्या होता, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एंड सो ऑन अपॉन n। ये होता कब हमारे पास, जब n इक्वल पार्ट्स में चलता। और इसको मैंने कहा था आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ये कहाँ है, आइए इसको एक बार वापस से पीछे चलते हैं। हमने एक क्वेश्चन करा था, ये देखिए, ए मैन वॉक्स 1 मिनट, टाइम 1 मिनट आया, अगली बार भी कितना आया 1 मिनट। क्या चीज़ सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। टाइम इंटरवल सेम है तो ये रहा v1, ये रहा v2, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन जाता, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v1 कितना 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 250%, ठीक है। लेकिन ये कब है, कब है ये, सिर्फ जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट तीसरा केस आता है हमारे पास, व्हेन ए से बी जाना तो करे ए v1 से, व्हेन a to b इज v1 एंड b to a इज v2। व्हेन a to b कितनी स्पीड थी, v1 थी, और b से a की कितनी स्पीड थी, v2 थी। तो क्या कहा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, और वही जो हम पहले सब है। तो ये पहली बात, एक बार देखिए कि इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 0, क्यों, क्योंकि वापस उसी जगह पर आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ x गया और x ही वापस आया, तो x प्लस x कितनी है 2x। हालांकि इसको करा जा सकता है अलग से वापस सोल्व, लेकिन आप ये बात देखिए, क्या ये फर्स्ट वाला केस ही है, फर्स्ट वाला केस कौन सा, ये वाला, जिसमें आधी डिस्टेंस x v1 से चला, आधी डिस्टेंस v2 से चला, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी तो आ जाएगी 0, क्यों 0 आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड की बात करें तो ये वही केस है जो पहले वाला है। देखो आधी दूरी, कितनी डिस्टेंस चला है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, कितनी डिस्टेंस चला है 2x, x किससे चला है v1 से, x किससे चला v2 से, आधी v1 से आधी v2 से। तो ऐसे में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, समझ आई कहानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास है क्या, दूसरा तरीका इसको करने का। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे पिकअप,
कि गाड़ी कितना जल्दी स्पीड पकड़ रही है। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखिए यहाँ वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज है, ना कि स्पीड में। हालांकि कई केसेस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन हर बार केसेस में नहीं होती। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप ये कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, या dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी का जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन आपके लिए कुछ नया नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स में अंदर हम कर चुके हैं। या फिर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। सो ये हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होती है इसकी, तो देखिए वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, समय किस में है, सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होती है, L1t माइनस 2। स्केलर है या वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो उसको आप एक बार जाके ज़रूर देखिए। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी हम इसको पढ़ेंगे वो और आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, डेल वी माना चेंज है वेलोसिटी में, डेल टी टाइम है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, dv अपॉन dt। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज का सेशन अपना यहीं तक का था। सो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब के ऊपर। और इसके अलावा छोटी मोटी और भी बातें हम पढ़ने वाले हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद।